आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर पर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट हो गया था और इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था कि जब दो या दो से ज़्यादा आर्गन इंटरेक्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं फंक्शन को, तो उसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। फिर हम लोगों ने न्यूरल सिस्टम स्टार्ट किया था और न्यूरल सिस्टम में ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में सीएनएस और फिर पीएनएस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। न्यूरॉन क्या है, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन, निसल्स, ग्रेन्यूल, ये सब कंप्लीट। और उसके बाद हम लोगों ने हेडिंग स्टार्ट की थी जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लिया था। तो तीन चार बातें जो पढ़ी थी उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है जिसको एक्सोलेमा कहते हैं, और एक्सोलेमा के अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म था और एक्सोलेमा से बाहर की तरफ ईसीएफ था। एक्सोप्लाज्म में क्या ज़्यादा था क्या कम था? तो सोडियम कम था, पोटेशियम ज़्यादा था। और ईसीएफ में सोडियम ज़्यादा था, पोटेशियम कम था। एक क्वेश्चन और पढ़े थे कि सोडियम पोटेशियम पंप चलते हैं और सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को बाहर पंप करते हैं, इसी नाते बाहर सोडियम ज़्यादा होता है, और पोटेशियम को अंदर पंप करते हैं, इसी नाते पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है। सोडियम पोटेशियम पंप में एनर्जी लगती है जो कि हमको एटीपी से मिलती है। ये लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए इम्पल्स जनरेशन। हेडिंग इम्पल्स जनरेशन। इम्पल्स जनरेशन जरा देख लीजिए इधर। जैसे मान लेते हैं कि ये एक्सॉन है, तो एक्सॉन की ये मेम्ब्रेन है, जिसको एक्सोनल मेम्ब्रेन या न्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक्सोनल मेम्ब्रेन या न्यूरल मेम्ब्रेन की खास बात यह है कि इसमें पाए जाते हैं बहुत सारे आयन चैनल। जैसे कि इसमें पाए जाएंगे सोडियम चैनल, या इसमें पाए जाएंगे पोटेशियम चैनल। मतलब जरा देख लीजिए, ऐसा कोई भी रास्ता जिससे सोडियम अंदर की तरफ आए वो सोडियम चैनल, और जिससे पोटेशियम बाहर की तरफ जाए उसका नाम पोटेशियम चैनल। तो एक्सोनल मेम्ब्रेन या न्यूरल मेम्ब्रेन में बहुत सारे आयन चैनल पाए जाएंगे, जिसका नाम सोडियम चैनल है जो सोडियम के आने जाने के लिए है, एक पोटेशियम चैनल है जो पोटेशियम के आने जाने के लिए है। लेकिन जो आयन चैनल्स होते हैं इनकी खास बात यह है कि ये सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब है कभी ये सोडियम को परमिएबल होंगे तो पोटेशियम के लिए परमिएबल नहीं होंगे, और कभी पोटेशियम के लिए परमिएबल होंगे तो सोडियम के लिए परमिएबल नहीं होंगे। तो ये सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं किसके लिए? फॉर डिफरेंट आयंस। एक क्वेश्चन। दूसरा, जब कभी इम्पल्स की हम बात करते हैं तो इम्पल्स के जनरेशन या कंडक्शन में तीन घटनाएं होती हैं। एक का नाम है पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और
रीपोलराइजेशन। हमको कुछ बातें पोलराइजेशन की पढ़नी है, कुछ बातें डीपोलराइजेशन की पढ़नी है और कुछ बातें हमको रीपोलराइजेशन। इतना लिख लीजिए पहले। इम्पल्स कंडक्शन में 3 घटनाएं हैं, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। क्या होता है इसको देख लेते हैं, फिर लिखिएगा। अभी कुछ लिखना नहीं, लिख लिया है? अभी लिखना नहीं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक्सॉन है। अगर ये एक्सॉन है तो इसके अंदर क्या होगा और इसके बाहर क्या होगा? ECF होगा। ये भी पता है कि ECF में क्या ज्यादा होंगे? सोडियम ज्यादा होंगे। और एक्सोप्लाज्म में क्या ज्यादा होंगे? पोटेशियम ज्यादा होंगे। अभी लिखना नहीं। तो यहाँ क्या ज्यादा है? सोडियम ज्यादा है। और यहाँ क्या ज्यादा है? पोटेशियम ज्यादा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये कहती है कि जो चीज जहाँ ज्यादा होती है वहां से जाना चाहती है। कहाँ? जहाँ वो कम होती है। तो सोडियम हमेशा अंदर आने का प्रयास करेगा और पोटेशियम हमेशा बाहर जाने का प्रयास करेगा। लेकिन जाना किसके थ्रू है? तो ये लेयर कौन सी है? ये है एक्सोलेमा। और इसमें बहुत सारे क्या हैं? आयन चैनल हैं। तो आयन चैनल तय करेंगे। जैसे सोडियम अंदर आना चाह रहा है लेकिन आएगा नहीं। अगर सोडियम चैनल खुले होंगे तो सोडियम अंदर आएगा। पोटेशियम बाहर जाना चाह रहा है लेकिन जाएगा नहीं, तभी जाएगा जब पोटेशियम चैनल खुले होंगे। पहला सवाल। ये तो जनरल बात हो गई। अब मान लेते हैं कि ऐसी कोई स्थिति है, मान लेते हैं ऐसी कोई स्थिति है जिसको हम लोग रेस्टिंग स्टेट कहते हैं। रेस्टिंग स्टेट का मतलब है न्यूरॉन ऐसी अवस्था में है कि उस दौरान कोई इम्पल्स जनरेट नहीं कर रहा है। तो जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होता है और इम्पल्स जनरेट नहीं करता है, उस दौरान जो एक्सोलेमा के आयन चैनल है उनकी परमिएबिलिटी कुछ खास होती है। क्या? ये सोडियम के लिए इम्परमिएबल होते हैं, सोडियम के लिए इम्परमिएबल होते हैं, लेकिन पोटेशियम के लिए परमिएबल होते हैं। अच्छा, अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी तो है, वो भी तो बाहर जाना चाहती होगी, लेकिन उसके लिए भी क्या होते हैं? इम्परमिएबल। तो जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होता है तो पोटेशियम के लिए परमिएबल होता है, सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए भी इम्परमिएबल होता है। बात खत्म। अब देखिए, इसकी मिल गई है परमिएबिलिटी, इसी नाते पोटेशियम तुरंत बाहर जाएगा। अब पोटेशियम के बाहर जाने को कहेंगे क्या? तो कहोगे ई फ्लक्स। बाहर जाने को क्या कहते हैं? ई फ्लक्स। और ई फ्लक्स किसका हुआ है? के प्लस का। आप सोचो, जब पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे तो बाहर पॉजिटिव आयन ज्यादा होने लगेंगे, रिस्पेक्ट में बाहर चार्ज बन जाएगा। कौन सा? तो बाहर बन जाएगा पॉजिटिव और रिस्पेक्ट में अंदर बन जाएगा क्या? नेगेटिव। इसका मतलब बाहर पॉजिटिव पोल, अंदर नेगेटिव पोल। इसका मतलब जो एक्सोलेमा है या न्यूरल मेम्ब्रेन है वो हो गई है पोलराइज्ड। क्या हो गई है? पोलराइज्ड। इस दौरान पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा वो होगा -70 मिली वोल्ट, और उसी को कहेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, तो आप कहोगे न्यूरल मेम्ब्रेन परमिएबल फॉर के प्लस, इम्परमिएबल फॉर Na प्लस, इम्परमिएबल फॉर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। इस परमिएबिलिटी का फायदा उठा करके कौन बाहर जाएगा? पोटेशियम बाहर जाएगा। वो तो जाने के लिए तैयार ही था, बस परमिएबिलिटी नहीं थी। जैसे परमिएबिलिटी मिलेगी वो बाहर जाएगा। उसके बाहर जाते ही आयनिक इम्बैलेंस हो जाएगा। बाहर पॉजिटिव आयन ज्यादा तो अंदर रिस्पेक्ट में नेगेटिव आयन ज्यादा,
तो बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, अंदर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और हम कहेंगे बाहर पॉजिटिव पोल और अंदर निगेटिव पोल, मतलब मेम्ब्रेन के क्रॉस क्या हो गए, पोल डेवलप, मतलब मेम्ब्रेन क्या हो गई, पोलराइज्ड हो गई। अब जब पोलराइज्ड हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस -70 मिली वोल्ट का होगा, और इसी को कहेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। तो क्वेश्चन पूछा जाए रेस्टिंग पोटेंशियल क्यों डेवलप हुआ, तो कहोगे K+ के बाहर जाने से, बाहर का मतलब एक्सोप्लाज्म से ECF में जाने से, इसी को कहते क्या है, ई फ्लक्स ऑफ K+। या रेस्टिंग पोटेंशियल किससे डेवलप हुआ, तो भी पोटेशियम बाहर, या मेम्ब्रेन पोलराइज्ड कैसे हुई, तो भी आंसर क्या देंगे, K+ का बाहर जाना। मेम्ब्रेन के पोलराइज हो जाने को ही कहते हैं पोलराइजेशन। तो इंपल्स में 3 घटनाएं हैं, कौन सी है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और मेम्ब्रेन के पोलराइज होने को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। वह प्रोसेस जिससे पोलराइज हो जाए उसका नाम क्या कहोगे, पोलराइजेशन। और पोलराइज होने का कारण क्या है, तो कहोगे पोटेशियम का बाहर जाना। पोटेशियम बाहर क्यों गया है, क्योंकि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कुछ ऐसी है कि पोटेशियम के लिए क्या है, परमिएबल। यहां तक बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी लिखिएगा नहीं। रेस्टिंग स्टेट है, न्यूरॉन कोई इंपल्स जनरेट नहीं किया है, इस दौरान मेम्ब्रेन पोलराइज हो चुकी है, और मेम्ब्रेन पोलराइज में बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, और इसी चक्कर में न्यूरॉन को एक्साइटेबल सेल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल है, कहोगे हाँ, क्यों, उसकी मेम्ब्रेन क्या है, पोलराइज है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि स्टिमुलस आ जाए, क्या आ जाए, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है, जैसे लाइट क्या है, स्टिमुलस है, या साउंड क्या है, स्टिमुलस है। तो जैसे स्टिमुलस आएगी, एक्सोलेमा के जो आयन चैनल है उसकी परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी। जो अभी तक किसके लिए परमिएबल थी, K+ के लिए, वो अब हो जाएगी सोडियम के लिए परमिएबल और पोटेशियम के लिए इम्परमेबल। अब देखिए पोटेशियम बाहर जा रहा था लेकिन इसकी परमिएबिलिटी खत्म हो जाएगी, सोडियम अंदर आने के लिए तैयार था और इसकी परमिएबिलिटी भी मिल गई है। तो जैसे परमिएबिलिटी मिलेगी वैसे क्या होगा, Na+ तेजी से अंदर आएगा, और अंदर आने को क्या कहोगे, इनफ्लक्स। किसका इनफ्लक्स हुआ है, Na+ का हुआ है। जैसे ही सोडियम अंदर आएगा फिर आयनिक इम्बैलेंस होगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, रेस्पेक्ट में बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो मेम्ब्रेन जो रेस्टिंग स्टेट में थी वो चली गई किसमें, एक्शन स्टेट में चली गई। मेम्ब्रेन जो पोलराइज थी वो कैसी हो गई, डीपोलराइज हो गई। और पोटेंशियल डिफरेंस जो कितना था, -70 मिलीवोल्ट था, वो हो जाता है +45 मिलीवोल्ट। और रेस्टिंग पोटेंशियल किसमें डेवलप हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल का ही नाम क्या है, एक्शन पोटेंशियल का ही नाम क्या है, इंपल्स। फिर से सुनते हैं, जैसे ही स्टिमुलस आता है वैसे ही परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। एक्सोनल मेम्ब्रेन परमेबल फॉर सोडियम, इम्परमेबल फॉर पोटेशियम। सोडियम की परमेबिलिटी मिलेगी, बहुत तेजी से क्या होगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, चार्ज रिवर्स हो जाएंगे, और हम कहेंगे मेम्ब्रेन किस में चली गई, एक्शन स्टेट में। मेम्ब्रेन जो पोलराइज थी वो डीपोलराइज हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस जो -70 था वो कितना हो गया, +45 हो गया। मतलब जहां रेस्टिंग पोटेंशियल था वहीं क्या बन गया, एक्शन पोटेंशियल। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है हम कहते हैं क्या जनरेट हो गई, इम्पल्स। तो क्वेश्चन पूछेगा इम्पल्स क्यों जनरेट हुई, तो कहोगे सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ। एक्शन पोटेंशियल क्यों जनरेट हुआ, तो फिर कहोगे सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ। मेम्ब्रेन डीपोलराइज क्यों हुई, तो फिर कहोगे सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ। एक्शन स्टेट में कैसे गई, तो फिर कहोगे सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ। और इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, तो इस पूरी घटना को क्या कहते हैं,
डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन का क्या कारण है? डीपोलराइजेशन का क्या कारण है? तो कहोगे इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। अच्छा ठीक है, ये इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम बहुत देर नहीं चलेगा, जो कि स्टिमुलस इंड्यूस था, जल्दी ही फिर से परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। अब देखो क्या होगा, परमेबिलिटी चेंज होने का मतलब है एक बार ये फिर से किसके लिए परमेबल हो जाएगी? के प्लस के लिए। तो फिर से के प्लस बाहर जाएगा, फिर से के प्लस बाहर जाएगा। अब आप सोचो, अगर के प्लस बाहर गया तो फिर से क्या हुआ? ई फ्लक्स ही तो हुआ है। किसका ई फ्लक्स हुआ है? तो कहोगे पोटेशियम का ई फ्लक्स हुआ है। और जैसे पोटेशियम बाहर जाएगा, तो जब जब पोटेशियम बाहर जाता है, बाहर चार्ज क्या बनता है? पॉजिटिव। तो फिर से चार्ज क्या हो जाएगा? बाहर पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव। तो मतलब जैसी पोलराइज स्टेट थी वही दोबारा तो आ गई है। दोबारा पोलराइज होने को कहते हैं रीपोलराइज। तो ये क्या कर गया? रीपोलराइज्ड हो गई। अब जब रीपोलराइज हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो चेंज हो जाएगा। ये फिर से कितना हो जाएगा? -70 मिलीवोल्ट। और एक्शन पोटेंशियल वापस कम टू नॉर्मल हो जाएगा। रीअपियर कौन सा पोटेंशियल? रेस्टिंग पोटेंशियल। ये स्टेट कौन सी है? तो इसका मतलब है वापस आ गए किसमें? नॉर्मल स्टेट में आ गए। मेम्ब्रेन के रीपोलराइज होने को क्या कहोगे? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन किसके कारण हुआ? तो कहोगे पोटेशियम के बाहर जाने से हुआ। इंपल्स में 3 घटनाएं होनी थी, तीनों हो गई। पहले होना था पोलराइजेशन, फिर होना था डीपोलराइजेशन और फिर होना था रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन हो गई, इंपल्स जनरेट हो गई, लेकिन एक समस्या हो गई। क्या? बहुत सारे पोटेशियम बाहर चले गए हैं और बहुत सारे सोडियम अंदर आ गए हैं। अगर ऐसे ही सोडियम अंदर आता रहा तो मैंने शुरू में क्या पढ़ा है? बाहर सोडियम क्या पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है। अगर सोडियम अंदर आया होगा तो बाहर कुछ न कुछ तो कम पड़ रहा होगा। ऐसे ही सोडियम अगर अंदर आता रहा तो एक दिन ऐसा हाल हो जाएगा कि अंदर और बाहर का सोडियम बराबर हो जाएगा। और जब अंदर और बाहर का सोडियम बराबर हो जाएगा तो क्या स्टिमुलस के बाद ये इन्फ्लक्स होगा? नहीं होगा। अंदर तो तभी आएगा जब बाहर ज्यादा होगा, और ये तेजी से अंदर आ ही रहा है, इसका मतलब बाहर घट रहा है। तो अगर चाहते हो कि पुरानी वाली अवस्था मिल जाए तो क्या किया जाए? तो पुरानी वाली अवस्था को अगर पाना है तो एक ही विकल्प है कि जितना सोडियम अंदर आया था उसको क्या कर दो? बाहर। और जितना पोटेशियम बाहर गया उसको क्या कर दो? अंदर। ये क्या चला? तो ये चला सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। क्या लगेगी? एनर्जी। और कहां से लाओगे? एटीपी से। अगर एक एटीपी खर्चा करो तो कितने सोडियम कितने पोटेशियम? तो 3 सोडियम और 2 क्या? पोटेशियम। इससे फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा हो जाएगा कि मेंटेन हो जाएगा रेस्टिंग आयनिक ग्रेडियंट। रेस्टिंग आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन होने का मतलब बाहर सोडियम ज्यादा था वो बाहर ज्यादा हो जाएगा, और अंदर पोटेशियम ज्यादा था वो अंदर ज्यादा हो जाएगा। इस पूरी कहानी को कहते हैं इंपल्स जनरेशन और कंडक्शन। एक बार सुन लेते हैं फिर आराम से लिखिएगा। किसी भी न्यूरल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं आयन चैनल जिनकी परमेबिलिटी सेलेक्टिव होती है। सेलेक्टिव का मतलब कभी सोडियम के लिए कभी पोटेशियम के लिए। जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होता है, कोई इंपल्स जनरेट नहीं कर रहा होता है, तब ये क्या करता है? तब इसकी परमेबिलिटी के हालात ये हैं, ये पोटेशियम के लिए परमेबल, सोडियम के लिए इम्परमेबल, और इम्परमेबल है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए।
चूंकि पोटेशियम की परमेबिलिटी है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, ये तुरंत बाहर जाएगा। पोटेशियम के बाहर जाने को कहेंगे ई फ्लक्स ऑफ के प्लस। उसका फायदा ये होगा कि बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप, अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप, बाहर पॉजिटिव पोल डेवलप, अंदर नेगेटिव पोल डेवलप, मतलब मेम्ब्रेन के इधर उधर पोल हो गए, मतलब मेम्ब्रेन क्या हो गई, पोलेराइज। बात खत्म। जब पोलेराइज हो जाएगी इसको रेस्टिंग पोलेराइज मेम्ब्रेन कहेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को रेस्टिंग पोटेंशियल कहेंगे। कितना, -70 मिली वोल्ट। इसकी रेंज होती है -60 से -90। समय बीत रहा है, फिर आ गया स्टिमुलस। जैसे स्टिमुलस आएगा परमेबिलिटी चेंज होगी और परमेबिलिटी का हाल ये होगा कि अब ये सोडियम के लिए परमेबल और पोटेशियम के लिए इम्परमेबल। सोडियम तो इंतजार ही कर रहा था अपनी परमेबिलिटी का। जैसे परमेबिलिटी मिलेगी सोडियम तेजी से अंदर आएगा, चार्ज रिवर्स हो जाएंगे, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, मेम्ब्रेन हो जाएगी डीपोलेराइज। हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हुआ, जो -70 था वो +45 हो जाएगा और हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट। एक्शन पोटेंशियल जनरेट का मतलब इम्पल्स जनरेट। लेकिन ये जो स्टिमुलस के नाते परमेबिलिटी चेंज हुई थी ये बहुत देर नहीं रहेगी, जल्दी ही फिर से चेंज हो जाएगी। अगेन परमेबल फॉर के प्लस हो जाएगा और फिर से पोटेशियम बाहर जाएगा। उसके बाहर जाने से पुराना चार्ज हमको मिलेगा, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव मिलेगा और हम कहेंगे मेम्ब्रेन री पोलेराइज हो गई और पोटेंशियल डिफरेंस जो +45 हो गया था वो फिर से -70 हो गया। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन मिल जाएगी, रेस्टिंग पोटेंशियल मिल जाएगा, मतलब नॉर्मल स्टेट में हम आ जाएंगे। बस समस्या ये हो गई है, बहुत सारा सोडियम अंदर आके बैठ गया है और बहुत सारा पोटेशियम बाहर चला गया है। तो जितना सोडियम अंदर आया है और जितना पोटेशियम बाहर गया है इसको भी तो सही करना है। तो चलाएंगे क्या, सोडियम पोटेशियम पंप। जो सोडियम अंदर आया है उसको बाहर भेजेंगे। पंप क्यों कहते हैं इसको, पंप क्यों कहते हैं, क्योंकि हम कंसंट्रेशन के अगेंस्ट कर रहे हैं। भाई बाहर ही सोडियम ले जाना है और सोडियम बाहर ज्यादा भी हो, जहां ज्यादा है वहां ले जाना है। हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले जाओगे तो कहोगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, तभी तो यहाँ एनर्जी लगेगी। जब 1 ATP खर्चा करेंगे 3 सोडियम पंप करेंगे और 2 पोटेशियम पंप करेंगे, इससे क्या बन जाएगा, तो कहोगे रेस्टिंग आयनिक ग्रेडियंट बन जाएगा। रेस्टिंग पोटेंशियल बन ही चुका है, मेम्ब्रेन रिपोलराइज हो ही चुकी है। इसका मतलब फिर से तैयार है कि नया स्टिमुलस आए और नई इंपल्स जनरेट की जाए। क्लियर, लिखो। अब हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कैसे होता है और क्या फ्लो है। यहां तक क्लियर सबका हो गया है? ठीक है। अभी लिखेंगे नहीं, देखें। जैसे मान लेते हैं ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज देखिए। मान लेते हैं कि ये माइनस का 70 मिली वोल्ट है, ये 0 मिली वोल्ट है और ये प्लस का 45 मिली वोल्ट है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे चेंज होता है कि -70 से कहाँ जाएगा, प्लस के 45 तक जाएगा। तो -70 से +45 होने को, तो जो ये लाइन है ये क्या इंडिकेट कर रही है, तो ये इंडिकेट कर रही है डीपोलराइजेशन। लेकिन फिर +45 से वापस क्या आ जाएगा, -70 भी तो आएगा। ये लाइन ये मान लेते हैं -70 मिली वोल्ट है, तो +45 से वापस -70 की तरफ आएंगे तो ये क्या घटना है, तो ये है रिपोलराइजेशन। ठीक, एक बात। लेकिन एक खास बात यहाँ है और देखिए कि जब +45 से -70 की तरफ ये आ रहे होते हैं तो ये -70 पे नहीं रुकते हैं, ये एक्स्ट्रा चले जाते हैं आगे। जैसे चले गए कहाँ, -90। तो ये जो एक्स्ट्रा हो गया ये -70 के अलावा -80 या -90 हो गया है, इस स्टेट को कहते हैं
हाइपरपोलराइज। तो हाइपरपोलराइज स्टेट एक नई स्टेट क्या है कि जब रीपोलराइजेशन चल रहा था और पोटेंशियल डिफरेंस +45 से 0 से -70 की तरफ जा रहा था, तब ये -70 पे रुकता नहीं है, -70 से आगे निकल जाता है, -80 या -90 या -100 जितना एक्स्ट्रा हो जाता है उसको क्या कहते हैं, हाइपरपोलराइज। तो अब इसको भी तो सही करना पड़ेगा, तो इसको सही करना है, हाइपरपोलराइज से फिर से कहाँ लाना है, -70 मिलीवोल्ट लाना है। ये जो समय है ये, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, और इसी दौरान चलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। रिफ्रैक्टरी पीरियड की खास बात यह है कि ये पूरी तरीके से क्या जनरेट कर देगी, रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट कर देगी, और तभी न्यूरॉन तैयार होगा अगली स्टिमुलस के लिए। तो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, तो कहोगे पूरी तरीके से कंप्लीट नॉन एक्साइटेबल स्टेट। एक क्वेश्चन आता था बापू पहले कि अगर रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान स्टिमुलस दिया जाए तो बताओ इंपल्स जनरेट होगी कि नहीं। तो इस दौरान अगर दोगे तो इंपल्स जनरेट नहीं होगी। क्यों? अभी न्यूरॉन तैयार ही हो रहा है, अभी अपना रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट ही कर रहा था। देखिए क्या हुआ, हम लोग -70 मिलीवोल्ट पर थे, स्टिमुलस दिया तो -70 से 0 से होते हुए कहाँ पहुंच गए, +45 पहुंच गए। कौन सी घटना, डीपोलराइजेशन। फिर लेकिन ये चूंकि बहुत जल्दी चेंज होगा तो फिर से +45 से 0 से -70 की तरफ आएंगे, लेकिन -70 से एक्स्ट्रा हो जाएगा, -80 या -90 या -100 हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइज। तो अब दो समस्याएं थी, एक तो मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हुई है और बहुत सारा सोडियम पोटेशियम बैलेंस गड़बड़ा है। तो दोनों चीजें सही करेंगे। जितनी देर सोडियम पोटेशियम पंप चलेगा उसी को कहेंगे क्या, रिफ्रैक्टरी पीरियड। इस दो काम करेगा, सोडियम को पंप कर देगा बाहर, पोटेशियम पंप कर देगा अंदर। तो रियल में हमको मिल जाएगी रेस्टिंग आयनिक ग्रेडियंट, और हमको क्या मिल जाएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल मिल जाएगा। बस ये क्या है, कंप्लीट नॉन एक्साइटेबल स्टेट है। इसको बनाओ। तो पहली घटना लिखनी है, व्हेन न्यूरॉन इन रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट का मतलब है नॉट कंडक्ट एनी इंपल्स। तो इस दौरान जरा बताओ, जो न्यूरल मेम्ब्रेन है, लिखते चलेंगे, उसकी परमेबिलिटी बताओ। तो परमिएबल किसके लिए और इम्परमेबल किसके लिए? तो ये परमिएबल होगी, लिखते चलें, किसके लिए, K+, और इम्परमिएबल किसके लिए, Na+। और एनसीईआरटी में जो लिखा वही लिखेंगे, टोटली इम्परमिएबल किसके लिए, निगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए। अच्छा, दूसरी घटना, when neuron in action state। एक्शन स्टेट का मतलब है, एक्शन का मतलब है जनरेट किया हो क्या, इंपल्स। तो इस दौरान बताओ न्यूरल मेम्ब्रेन का हाल। न्यूरल मेम्ब्रेन के आयन चैनल का हाल बताओ बेटा। तो अब ये परमिएबल हो जाएंगे,
किसके लिए? Na+ और इम्परमिएबल हो जाएंगे। किसके लिए? K+। बस याद रखिएगा ये जो परमिएबिलिटी है वो क्या है? स्टिमुलस इंड्यूस्ड है ना, स्टिमुलस इंड्यूस्ड है, तो ये बहुत देर नहीं रहती है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है। जल्दी ही परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो तीसरा, रीपोलराइजेशन के दौरान क्या होगा? जो न्यूरल मेम्ब्रेन है वो बताओ क्या हो जाएगी? फिर से परमिएबल हो जाएगी। किसके लिए? K+ के लिए। और इम्परमिएबल हो जाएगी किसके लिए? Na+ के लिए। यहां तक क्लियर है? किसी मन में कोई डाउट तो नहीं है? अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है ये इम्पल्स का जनरेशन पढ़ा है, कंडक्शन नहीं पढ़ा है। जनरेशन और कंडक्शन में अंतर है। देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये एग्जाम है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहले हुआ पोलराइजेशन, फिर उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डीपोलराइजेशन, और फिर उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रीपोलराइजेशन। ये तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर सोडियम अंदर गए, और मान लेते हैं इस पॉइंट पर इम्पल्स जनरेट हो गई है, लेकिन ये इम्पल्स यहां से यहां कैसे जाएगी? एक्जान की लंबाई पर इम्पल्स कैसे ट्रेवल करेगी? एक्जान की लंबाई पर इम्पल्स के चलने को इम्पल्स कंडक्शन कहते हैं। किसी एक पॉइंट पर इम्पल्स जनरेट करो सोडियम के इन्फ्लक्स से, लेकिन आप एक पॉइंट पर जनरेट कर देंगे, क्या फिर स्टिमुलस देंगे तो यहाँ जनरेट करेंगे, फिर स्टिमुलस देंगे तो यहाँ करेंगे, फिर देंगे फिर यहाँ करेंगे? ऐसा तो करेंगे नहीं। स्टिमुलस तो एक ही बार देंगे ना। तो एक बार स्टिमुलस दिया, इम्पल्स जनरेट हो गई, लेकिन यहाँ से यहाँ गई कैसे? तो इम्पल्स का एक्जान की लंबाई पर जो चलना है इसी को कहते हैं इम्पल्स कंडक्शन। तो साइड हेडिंग डालिए इम्पल्स कंडक्शन। ये सबने लिख लिया बेटा? तो साइड हेडिंग डालें इम्पल्स कंडक्शन। इम्पल्स कंडक्शन के बारे में एक लाइन आप याद रखेंगे कि ये सेल्फ प्रोपेगेशन है। अब ये सेल्फ प्रोपेगेशन मतलब अपने आप आगे बढ़ती है। कैसे? अब देखेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं। इधर देखिए जरा बेटा, जैसे मान लेते हैं कि ये एक्जान है और एक्जान के 3 हिस्से हैं। मान लेते हैं कि ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है। इस हिस्से का नाम हम लोग A रख लेते हैं, इस हिस्से का नाम B रख लेते हैं, और इस हिस्से का नाम C रख लेते हैं। ये मान लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बाहर की तरफ पॉजिटिव था, अंदर की तरफ नेगेटिव था, और यहाँ मेम्ब्रेन कैसी थी? पोलराइज थी। तब तक आ गया स्टिमुलस। स्टिमुलस आते ही बाहर क्या हो गया? स्टिमुलस के आते ही सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, और सोडियम के इन्फ्लक्स के चक्कर में बाहर हो गया क्या? नेगेटिव, और अंदर क्या हो गया? पॉजिटिव। और मेम्ब्रेन उसी जगह क्या हो गई? डीपोलराइज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई मतलब यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा? प्लस का 45 मिलीवोल्ट, और हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट, इम्पल्स जनरेट, बात खत्म। ये तो जनरेशन हुआ। अब बगल का हाल देखिए, जस्ट बगल का हाल ये है कि यहाँ अभी भी बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव है। मतलब मेम्ब्रेन किस स्टेट में है? पोलराइज स्टेट में है। तो होता क्या है
कि ये जो +45 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है ये बगल वाले हिस्से को एक्साइट करता है और ये कहता है कि तुम भी क्या कर लो, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम कर लो। अब जब ये भी इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम कर लेंगे तो यहाँ चार्ज बाहर क्या हो जाएगा, निगेटिव, और अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब ये क्या हो जाएंगे, डीपोलराइज। मतलब यहाँ क्या जनरेट कर जाएगा, +45 एक्शन पोटेंशियल। और हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल जो ए पर था वो अब कहाँ जनरेट हो गया, बी पर। अब बी वाला जो एक्शन पोटेंशियल है बगल वाले को एक्साइट करेगा। बगल का हाल का देखो, बगल अभी भी बाहर पॉजिटिव होगा, अंदर क्या होगा, नेगेटिव। मतलब किस स्टेट में होगा, पोलराइज। ये बगल वाले से कहेगा कि आप क्या कर लीजिए, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम कर लीजिए, तो बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, डीपोलराइज। तो यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, +45। तो देखिए जरा, जो एक्शन पोटेंशियल +45 था ए पर, वो उसने क्या जनरेट कर दिया, बी पर, और उसने क्या जनरेट कर दिया, सी पर। इसका मतलब जो इंपल्स ए पर थी वो बी पर पहुंच गई, और जो बी पर थी वो सी पर, डी पर, ई पर। ऐसे ही एक जान की लंबाई पर यहां से यहां तक पहुंचेगी, और इसी को हम कहेंगे क्या, इंपल्स का कंडक्शन, जो कि सेल्फ प्रोपेगेशन है, अपने आप हो रहा है। आप क्या बार बार स्टिमुलस दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। एक और क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स में पढ़ाया जाता होगा, करंट का फ्लो, इलेक्ट्रिकल करंट किधर से किधर फ्लो करती है, तो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करती है। तो जरा बताओ, इलेक्ट्रिकल करंट बाहर बाहर कहां से कहां जाएगी, तो कहोगे बी से ए, और अंदर अंदर ए से बी। फिर देखो बाहर बाहर सी से बी, अंदर अंदर बी से सी। तो अंदर अंदर बताओ, तो अंदर अंदर ए से बी से क्या होगी, सी, और बाहर बाहर सी से बी से ए। तो बस इतने क्वेश्चन यहां पर हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जब ये हिस्सा पोलराइज से क्या हुआ, डीपोलराइज हुआ, तो पीछे क्या हो जाएगा, रीपोलराइज। जब ये हिस्सा पोलराइज से डीपोलराइज होगा तो पीछे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, री। तो आगे आगे क्या चलेगा, आगे आगे पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन, तो पीछे पीछे क्या चलेगा, रीपोलराइजेशन। आगे आगे क्या चलेगा, पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन, तो पीछे पीछे क्या चलेगा, तो आंसर देंगे रीपोलराइजेशन। तो आगे आगे क्या चल रहा है, डीपोलराइजेशन, और पीछे पीछे क्या चल रहा है, रीपोलराइजेशन। क्लियर है, फिर से सुनते हैं। किसी भी एक जान की लंबाई पर, किसी भी एक जान की लंबाई पर इंपल्स के आगे बढ़ाने की जो मैकेनिज्म है उसी को कहते क्या हैं, इंपल्स कंडक्शन। और इंपल्स कंडक्शन सेल्फ प्रोपेगेशन है। और सेल्फ प्रोपेगेशन ऐसे है कि किसी पार्ट जिसका नाम ए रख लिया गया, वहां एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हो जाता है तो वो बगल वाले हिस्से में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, वो बगल वाले में, वो बगल वाले में, वो बगल वाले में, ऐसे करते करते ए से बी से सी से डी से ई आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। बस सर्किट बताओ, इलेक्ट्रिकल करंट किधर से किधर जा रहा है। तो अगर अंदर अंदर पूछेगा तो ए से बी से सी, और बाहर बाहर सी से बी से ए। तो इलेक्ट्रिकल करंट अंदर अंदर बताओ, तो अंदर अंदर ए से बी से सी, और बाहर बाहर, बाहर बाहर क्या है, सी से बी से ए चलता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इंपल्स का कंडक्शन, जनरेशन और क्या, कंडक्शन, दोनों कौन सी घटना है, तो आंसर देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। लिखो, इंपल्स का जनरेशन या कंडक्शन कौन सी घटना है, इलेक्ट्रोकेमिकल। ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। यदि न्यूरॉन को सोडियम फ्री सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो, मतलब न्यूरॉन के बाहर से सोडियम हटा लिया जाए तो इंपल्स जनरेट होगी,
नहीं जनरेट होगी। इसमें कौन सी खास बात है, सोडियम फ्री सोल्यूशन में रखोगे सोडियम अंदर आएगा नहीं, अंदर आएगा नहीं तो इंपल्स जनरेट होगी ही नहीं। सबने लिख लिया बेटा? चलो हेडिंग जनरेशन एंड कंडक्शन दोनों एनसीईआरटी ने एक ही साथ बता दिया है। पहली लाइन टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन क्या है? एक्साइटेबल सेल है। क्यों? क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है? पोलराइज। कह रहा जानते हो कैसे मेम्ब्रेन पोलराइज होती है? तो जानते नहीं है, जानते होते तो पढ़ कहे रहे थे। चलिए, डिफरेंट बहुत सारे आयन चैनल कहाँ प्रेजेंट हैं? न्यूरल मेम्ब्रेन। और इन आयन चैनल की खास बात हाईलाइट करिए, ये क्या है? सेलेक्टिव परमिएबल हैं फॉर डिफरेंट आयन। ये टिक करो। जब न्यूरॉन लिखा है नॉट कंडक्ट एनी इंपल्स, मतलब किस स्टेट में? रेस्टिंग स्टेट में हो तो एक्सोनल मेम्ब्रेन कहो चाहे न्यूरल मेम्ब्रेन कहो, कंपैरेटिवली किसके लिए? मोर परमिएबल। किसके लिए? के प्लस। लेकिन लगभग पूरी तरीके से इम्परमेबल किसके लिए? सोडियम आयन। इसी तरीके से मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है किसके लिए? नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। ठीक है। कंसिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म जो अंदर होगा एक जान के, उसमें क्या पाया जाएगा? तो हाई क्या होगा? के प्लस। और हाई ही क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। लेकिन अंदर लो क्या होगा? Na प्लस। लेकिन जो बाहर फ्लूइड होगा जिसका नाम ECF होगा, उसमें लो क्या होगा? के प्लस। और हाई क्या होगा? Na प्लस। तो क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। दीज आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाई, तो आंसर क्या देंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसका? सोडियम पोटेशियम पंप। जो ट्रांसपोर्ट करेगा कितने सोडियम? 3। कहाँ? बाहर की तरफ। 2 पोटेशियम कहाँ? अंदर की तरफ। एज ए रिजल्ट, सीधे लिख दिया एज ए रिजल्ट, सीधे नहीं है, पोटेशियम के बाहर जाने से चार्ज चेंज होता है। एज ए रिजल्ट आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इनर सरफेस पर ये वो डायग्राम है जो अभी बनाए थे, जो ए है, फिर ए से बी से सी ऐसे चलेगा। इनर सरफेस क्या हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज। देयरफॉर क्या कहोगे? पोलराइज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते क्या हो? रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है? तो -के 70 मिलीवोल्ट। अगर ये ना मिले तो रेंज है -60 टू -90 मिलीवोल्ट, ये भी लिख सकते हो। कह रहा आपको बड़ा वो होगा कि लाओ देखें, पता करें क्या? मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन अलोंग एक्सॉन। यहाँ से शुरू करो। व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड ए साइट, और उस साइट का नाम क्या रख दिया? ए रख दिया, जो क्या थी? पोलराइज थी। एट साइट ए, साइट क्या हो जाएगा? जैसे स्टिमुलस होगा तो ये फ्रीली परमेबल हो जाएगा किसके लिए? Na प्लस। और तेजी से क्या होगा? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। तो रिवर्सल हो जाएगा क्या? पोलैरिटी। मतलब बाहर सरफेस क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और अंदर की सरफेस क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन साइट ए पर क्या कर गई है? रिवर्स हो गई है। मतलब क्या हो गई है? डीपोलराइज। कोई दिक्कत तो नहीं है। वह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो साइट ए पर था, उसका नाम अब क्या हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल। इसको वास्तव में क्या कहते हैं? इम्पल्स। ठीक है। कह रहा वो साइट जो इसके बगल में, जिसका नाम क्या रख दिया गया? बी रख दिया गया। कहा इसमें बाहर क्या था? पॉजिटिव। और अंदर क्या था? नेगेटिव। एज ए रिजल्ट करंट बताओ कहां से कहां फ्लो करेगी? तो अंदर की सरफेस पर ए से बी से सी जाएगी, और बाहर की तरफ लिखा है बी टू ए, मतलब सी से बी से ए जाएगी। सर्किट पूरी हो जाएगी। पोलैरिटी जो होगी वो फिर क्या हो जाएगी? बी की रिवर्स हो जाएगी। मतलब एक्शन पोटेंशियल कहां जनरेट कर जाएगा? बी पर जनरेट कर जाएगा। इसका मतलब इम्पल्स जो कहां था? ए पर था, वो कहां पहुंच गया? बी पर। सीक्वेंस रिपीट होता रहेगा कहां? लेंथ ऑफ एक्सॉन पर।
और ऐसे इम्पल्स क्या कर जाएगी, ये देखो लिखा है क्या कर जाएगी, कंडक्ट कर जाएगी। फिर खास बात लिखी है, ये पैराग्राफ ही इतना अलग है। कह रहा है जो स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी थी किसकी, सोडियम की, वो बढ़ी थी, ये जल्दी ही क्या हो जाएगी, खत्म। एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, क्यों, इट इज क्विकली फॉलोड बाई, पीछे क्या आ जाएगी, फिर से परमिएबिलिटी आ जाएगी K प्लस, और विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड K प्लस कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ मेम्ब्रेन, और रीस्टोर कर देगा क्या, रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन, उसी जगह जहां क्या हुआ था एक्साइटेशन, मतलब फाइबर फिर से रेडी है किसके लिए, स्टिमुलेशन के लिए। ठीक है, इतनी खिचड़ी बना के एनसीईआरटी ने लिखा है, पूरा प्रयास किया गया है कि स्टूडेंट समझ ना पाए, ठीक है, लेकिन समझ में आ ही गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए हेडिंग बदल दिया, क्या लिखा है, क्या लिखा है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो जनरेशन अलग है, कंडक्शन अलग है, और ट्रांसमिशन क्या है, अलग है। हेडिंग डालो, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अभी लिखे नहीं, जरा सुने। ट्रांसमिशन का मतलब पहले समझ लीजिए क्या है। तो इसका इतना से मतलब होता है कि इम्पल्स को ट्रांसफर करो फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। अब सवाल यह है कि ये ट्रांसफर किया कैसे जाएगा। तो ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी एक जंक्शन की होती है, और इसी जंक्शन का नाम, अभी लिखिएगा नहीं, लिखने का टाइम देंगे, जंक्शन का नाम साइनेप्सिस है। लिखने समझ में आएगा नहीं, डायग्राम से ही समझ में आएगा। देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई न्यूरॉन है। अगर ये न्यूरॉन है तो उसका सेल बॉडी है, उसका ये एक्जान है, और ये उसकी डेंड्राइट एक्जान टर्मिनल है। और ये मान लेते हैं कि दूसरा न्यूरॉन है, ये उसका एक्जान है, ये उसके एक्जान टर्मिनल है। तो अगर हम साइनेप्सिस की बात करें तो ये जो जंक्शन है, ये इसी को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। अभी लिखो नहीं, सुन लो। साइनेप्सिस के पहले भी न्यूरॉन है, इसका नाम है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और साइनेप्टिक के बाद भी न्यूरॉन है, इसका नाम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अच्छा, एक और खास बात, एक मेम्ब्रेन ये है और एक मेम्ब्रेन ये है। ये मेम्ब्रेन साइनेप्सिस से पहले है, इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन कहां है, साइनेप्सिस के बाद है, तो क्या कहोगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइनेप्सिस है कहां, तो कहोगे ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का ही क्या है, जंक्शन है। या ये भी कह सकते हो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का जंक्शन है। अब जंक्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ गैप दिखाई पड़ रहा है, तो साइनेप्सिस पर हो सकता है कि क्या मिल जाए, गैप मिल जाए, मतलब दोनों न्यूरॉन के बीच जगह दिखाई पड़ जाए। तो इस गैप का नाम
साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है और यहां एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम साइनेप्टिक फ्लूइड होता है। अब ध्यान से सुनेंगे, वे लिखे नहीं। जब साइनेप्सिस बनती है तो ये हो सकता है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच गैप हो और गैप ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी नाते साइनेप्सिस दो प्रकार की होती है। एक का नाम होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस और एक का नाम होता है केमिकल साइनेप्सिस। अब ये दो नाम क्यों पड़ गए? तो एक पेन दे दो जरा, पेन। जैसे मान लेते हैं कि एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है। ये दोनों न्यूरॉन इतना करीब आ गए हैं कि इनके बीच कोई गैप नहीं बचा है। तो जब कोई गैप नहीं बचेगा तो इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो देखो कैसे होगा। जैसे यहां दिया स्टिमुलस, यहां से यहां तक पहुंच गए, लेकिन चूंकि ये हिस्सा इसके कांटेक्ट में है तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई जंक्शन भी आया था। इंपल्स जैसे यहां फ्लो कर रहा था वैसे जंक्शन को पार करते यहां पहुंच जाएगा। तो जब इंपल्स का कंडक्शन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन डायरेक्ट हो जाए तो उसी का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। क्योंकि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन दोनों बहुत करीब होते हैं, इतना करीब होते हैं कि क्या नहीं पाया जाएगा? साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं पाया जाएगा। तो क्या साइनेप्टिक फ्लूइड पाया जाएगा? साइनेप्टिक फ्लूइड भी नहीं पाया जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, दोनों न्यूरॉन के बीच गैप होता है। तो देखिए यहाँ स्टिमुलस दिया गया, यहां तक आ गया, अब ये गैप दिखाई पड़ गया। अब क्या करें? अब इंपल्स को यहां से यहां जाना है, तो यहां से यहां जाने के लिए एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाएगा, उसका नाम न्यूरोट्रांसमीटर होगा। तो दूसरा केमिकल कौन सा मिलेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। और जैसे ही केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, साइनेप्सिस का नाम क्या रख दोगे? केमिकल। तो इनके दो नाम हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। किस आधार पर? जब कभी प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच कोई गैप ना हो, इंपल्स डायरेक्ट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को चली जाए तो नाम क्या रखोगे? इलेक्ट्रिकल। और जब गैप हो तो गैप होगा तो नाम क्या है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। वहां भरा क्या होगा? साइनेप्टिक फ्लूइड। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इंपल्स जाएगी कैसे? केमिकल की मदद से जाएगी, और उस केमिकल का नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। तो साइनेप्सिस का नाम क्या रखोगे? क्या? केमिकल साइनेप्सिस। अभी लिखो नहीं, सुन लो, लिखने का टाइम देंगे। पहला सवाल यह है कि ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? तो कहोगे जब इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होती है तो उसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। जब कभी ट्रांसमिशन होगा तो पहले न्यूरॉन और बाद के न्यूरॉन के बीच जंक्शन होगा, जंक्शन का नाम साइनेप्सिस होगा। हाँ, यहाँ क्वेश्चन और है, स्पेलिंग महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम यहाँ डाट रख दें तो ये आई बन जाएगा, और जैसे ये आई बनेगा वैसे ये गलत हो जाएगा। हम चले जाएंगे कहाँ? सेल डिवीजन में। तो साइनेप्सिस और साइनेप्सिस में अंतर है, तो यहां डाट नहीं है। तो स्पेलिंग का यहां महत्व है। साइनेप्सिस किसके किसके बीच बनता है? तो कहोगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच बनता है, या ये भी कह सकते हो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच बनता है। बस जब बनेगा तो ध्यान देंगे। अगर इनके बीच गैप नहीं है तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, और अगर दोनों के बीच गैप है तो केमिकल साइनेप्सिस। ये बताओ फास्ट किसमें कंडक्शन होगा? तो भाई डायरेक्ट जुड़े हैं तो क्या होगा? फास्ट होगा। और स्लो किसमें होगा? केमिकल में। क्यों? क्योंकि जो ये वाला न्यूरॉन है ये न्यूरोट्रांसमीटर निकालेगा और ये वाला न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेगा, कुछ तो टाइम लगेगा। तो स्लो कौन सा होगा? तो आंसर देंगे क्या? केमिकल। हमारे शरीर में मोस्ट कॉमन साइनेप्सिस कौन सी है? हमारे शरीर में मोस्ट कॉमन साइनेप्सिस कौन सी है?
तो आंसर देंगे केमिकल साइनेप्सिस। ये भले ही स्लो है लेकिन यही मोस्ट कॉमन है। तो रेयर कौन सी है? इलेक्ट्रिकल। ये बताओ, इसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा? नहीं। साइनेप्टिक फ्लूइड होगा? नहीं। न्यूरोट्रांसमीटर? नहीं। और इसमें क्लेफ्ट भी होगा, फ्लूइड भी होगा और न्यूरो ट्रांसमीटर। अब बनाओ। चलिए टेबल बनाएं। इधर लिखिए इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। और इधर लिखिए केमिकल साइनेप्सिस। और कंपेयर में पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इसी नाते यहां नहीं है क्या? ना तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ना ही साइनेप्टिक फ्लूइड है, और ना ही न्यूरोट्रांसमीटर का कोई रोल है कोई रोल? कोई रोल नहीं। इसी नाते यहां इंपल्स डायरेक्ट ट्रांसमिट करेगी फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। ये बिल्कुल वैसे ही इंपल्स ट्रेवल करेगी जैसे एक जान की लंबाई पे चल रही है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कोई जंक्शन आया था। एज लाइक एक जान लेंथ। चौथी खास बात है, ये फास्ट होगा। और इसकी एक और बात रटने वाली है, बाई डायरेक्शनल। फास्ट एंड बाई डायरेक्शनल। और पांचवा क्वेश्चन है रेयर साइनेप्सिस। अभी बताते हैं। इधर देखिए, ये दो न्यूरॉन है, इधर स्टिमुलस दो तो इंपल्स इधर चली जाएगी, और इधर स्टिमुलस दो इंपल्स इधर चली जाएगी। इसी को कहेंगे बाई डायरेक्शनल। लेकिन केमिकल में ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? जरा देख लो भी, लिखो नहीं, देखो इधर। ये दो न्यूरॉन है, ये प्री वाला है, ये पोस्ट वाला है। प्री वाले के पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने की क्षमता है और पोस्ट वाले के पास रिसीव होने। इधर स्टिमुलस दिया, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर निकले, यहां रिसीव हुए, इधर इंपल्स गई, मतलब इधर से इधर गई। अब आप इधर स्टिमुलस दीजिए, इधर स्टिमुलस दोगे, यहां न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा ही नहीं, तो क्या इंपल्स यहां आएगी? नहीं। इसी नाते केमिकल केवल एक दिशा में चलती है, इलेक्ट्रिकल दो दिशा में चलती है। अब आ जाओ इधर। गैप बिटवीन किसके बीच? प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इसी नाते
यहां प्रेजेंस है 3 चीजों का। साइनेप्टिक क्लेफ्ट का, साइनेप्टिक फ्लूइड का और न्यूरोट्रांसमीटर का। यहां इंपल्स कैसे ट्रेवल होगी? तो इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जाएगी विद हेल्प ऑफ केमिकल, और उसका नाम न्यूरोट्रांसमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन रिलीज करेगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा प्री साइनेप्टिक, और कौन रिसीव करेगा? पोस्ट साइनेप्टिक। यहां इंपल्स थोड़ा स्लो होगी और एक ही दिशा में, और चौथा 5वां पॉइंट, हमारे शरीर में कॉमन साइनेप्सिस कौन सी है? यही है केमिकल साइनेप्सिस। देखें, ये पहले का न्यूरॉन है तो नाम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये साइनेप्सिस के बाद का है तो नाम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की सबसे आखिरी की मेम्ब्रेन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और पोस्ट साइनेप्टिक की मेम्ब्रेन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में गैप है नाम साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और इस मेम्ब्रेन का जो जंक्शन है उसी का नाम साइनेप्सिस है। एक क्वेश्चन वापस, ऐसे ही पता है कि न्यूरॉन अगर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है तो उसका एक टर्मिनल एंड होगा जिसको हम एक्जान टर्मिनल कहेंगे, और एक्जान टर्मिनल पर पाई जाती है साइनेप्टिक नॉब, और नॉब के अंदर पाए जाते हैं साइनेप्टिक वेसिकल, और वेसिकल के अंदर भरे होते हैं क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। ये पहले से पता है। ये भी पता है कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, और वहां पर एक फ्लूइड भरा है, उसका नाम साइनेप्टिक फ्लूइड है। ये भी क्लियर है। बस एक नई चीज यहां बता दी है कि जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसकी जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहां रिसेप्टर पाए जाते हैं। किसके? न्यूरोट्रांसमीटर। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ है उसको रिसीव करने वाले रिसेप्टर कहाँ हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये तो स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये नीट में आ भी चुका है कि न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं। तो आंसर देंगे कहाँ? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। अब इसके बाद जरा समझिए क्या है स्थिति। यह है कि मैंने कहा कि यहां से इंपल्स एक्जान टर्मिनल तक पहुंच गई। अगर इंपल्स एक्जान टर्मिनल तक पहुंच गई है तो इंपल्स के यहां पहुंचने का मतलब देखिए क्या है। मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, फिर थोड़ी दूर बाद फिर से क्या हुआ? सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ। तो जो इंपल्स यहाँ थी फिर वो यहाँ पहुंची, फिर वो यहाँ पहुंची, ऐसे एक्जान टर्मिनल पर पहुंच गई। तो जब इंपल्स एक्जान टर्मिनल पर पहुंचती है तब इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होता है, लेकिन इसी के साथ इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम भी होता है। क्या इन्फ्लक्स हो जाएगा? कैल्शियम। अब जैसे ही कैल्शियम अंदर जाएगा ये जा करके साइनेप्टिक वेसिकल से बाउंड हो जाएगा। कैल्शियम जैसे ही साइनेप्टिक वेसिकल से बाउंड करेगा, साइनेप्टिक वेसिकल मूव करेंगे मेम्ब्रेन की तरफ। ये मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ेंगी और मेम्ब्रेन से फ्यूज होके टूट जाएंगे। जैसे ही ये टूटेंगी
इसके अंदर का न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज हो जाएगा? तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा, साइनेप्टिक फ्लूइड में रिलीज हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज हुआ? साइनेप्टिक फ्लूइड में। और यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए हैं उनको कौन रिसीव कर लेगा? रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि कहाँ है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसमें बहुत सारे क्या पाए जाएंगे? आयन चैनल। और ये आयन चैनल खुल जाएंगे, स्पेशली सोडियम चैनल खुलेगा। तो सोडियम क्या करेगा? अंदर जाएगा। और अगर सोडियम अंदर गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इंपल्स जनरेट। तो जो इंपल्स कहाँ थी? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पर थी, वो इंपल्स अब कहाँ है? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और यही तो चाह रहे थे कि प्री साइनेप्टिक से कहाँ पहुंच जाए? पोस्ट साइनेप्टिक पहुंच जाए। अभी लिखो नहीं, कुछ लिखने नहीं, कभी सुन लो केवल। स्ट्रक्चर में कोई पॉइंट क्लियर डाउट नहीं है, बस स्ट्रक्चर में एक ये पॉइंट है कि न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर कहाँ है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। मैकेनिज्म देखो क्या है। तो जैसे ही इंपल्स एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंचती है, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम के साथ इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम होता है। कैल्शियम जाके साइनेप्टिक वेस्किल से बाइंड करता है, वेस्किल मूव करते हैं किधर की तरफ? मेम्ब्रेन की तरफ। मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ेंगी, मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएंगी, और मेम्ब्रेन से फ्यूज होते ही टूट जाएंगी, और टूटते ही निकलेगा न्यूरो ट्रांसमीटर। कहाँ गिरेगा? साइनेप्टिक फ्लूइड में। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि फ्लूइड में आ गया है उसको रिसीव करेगा कौन? उसका रिसेप्टर, जो कहाँ है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, वैसे ही पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसमें आयन चैनल खुल जाएंगे, स्पेशली सोडियम चैनल खुल जाएगा। और सोडियम का क्या हो जाएगा? इनफ्लक्स। जैसे ही सोडियम का इनफ्लक्स होगा, वैसे ही इंपल्स क्या कर जाएगी? जनरेट। मतलब जो इंपल्स कहाँ थी? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पर, वो इंपल्स कहाँ पहुंच गई? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और यही तो है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। क्लियर है? जो बढ़ाया वो बढ़ाओ। तो बताओ, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स एट केमिकल साइनेप्सिस पर कौन सा आयन चाहिए? तो आंसर देंगे कैल्शियम चाहिए। सोडियम तो था ही, अब नई एंट्री किसकी हुई है? कैल्शियम की। बाकी बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है? आगे बढ़ें तो जरा फ्लो चार्ट लिख लीजिए। फ्लो चार्ट लिख लें। इम्पल्स अराइव कहाँ? एट एक्सॉन टर्मिनल। क्या होगा? इन्फ्लक्स ऑफ दो चीजों का, सोडियम और कैल्शियम। फिर क्या होगा? कैल्शियम बाइंड टू
साइनेप्टिक वेसिकल रिजल्ट साइनेप्टिक वेसिकल मूव करेंगे किधर की तरफ, मेम्ब्रेन की तरफ। रिजल्ट साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज करेंगी किससे, मेम्ब्रेन। रिजल्ट टूट जाएंगी साइनेप्टिक वेसिकल और रिलीज हो जाएगा क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर। किसमें, साइनेप्टिक फ्लूइड में। रिजल्ट बताओ, रिजल्ट है न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा इससे अपने रिसेप्टर से। रिजल्ट आयन चैनल क्या कर जाएंगे, ओपन। फिर इनफ्लक्स ऑफ सोडियम कहाँ, एट पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और रिजल्ट क्या होगा, इम्पल्स एट पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये बताओ कि जो ये इंपल्स जनरेट हुई है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर, इसके दो भविष्य हैं। या तो ये आगे कोई काम बढ़ाएगी या तो काम को रोक देगी। अगर इंपल्स ने काम बढ़वाया तो हम कहेंगे ये एक्साइटेटरी इंपल्स है, और अगर इंपल्स ने काम रोका तो इनहिबिटरी इंपल्स है। तो ये जो इंपल्स जनरेट हुई है वो कैसी है, तो या तो क्या होगी, एक्साइटेटरी, और या तो क्या होगी, इनहिबिटरी। बढ़ाओ, ये बताओ ये एक्साइटेटरी होगी कि इनहिबिटरी होगी, ये कैसे तय होगा। तो ये सिर्फ इससे तय होगा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, ये एक्साइटेटरी होगी कि इनहिबिटरी होगी, ये कौन तय करेगा। तो कहोगे डिपेंड ऑन किस पर, न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे दो न्यूरोट्रांसमीटर तो आप सुने ही हो, एक सुने हो एसिटाइल कोलिन और एक सुने हो एड्रीनलिन। एसएनएस पीएसएनएस सुने थे ना। जब सिंपैथेटिक नर्व सिग्नल हार्ट के सरफेस पर आएगा तो क्या रिलीज करेगा, एड्रीनलिन। और जब पैरासिम्पैथेटिक आएगा तो क्या रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन। ये तो याद है ना। अब लिखो नहीं, देखो इधर। मान लेते हैं कि सिंपैथेटिक नर्व सिग्नल आया और हार्ट की सरफेस पर एड्रेनालिन रिलीज हुआ, तो बताओ हार्ट रेट बढ़ता है कि घटता है। तो एक्साइटेटरी है कि इनहिबिटरी, मतलब ये एक्साइटेटरी इंपल्स आई थी। अच्छा,
जब पैरासिम्पैथेटिक से सिग्नल आया तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है और हार्ट रेट घट जाता है। तो क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो सिग्नल आया है वो एक्साइटेटरी होगा या इनहिबिटरी होगा, ये कौन तय करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज कर दिए तो इनहिबिटरी, और अगर एक एड्रेनालिन रिलीज कर दिए तो क्या? एक्साइटेटरी। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, एक और चीज जरा सुन लो। यहाँ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में कहानी बिल्कुल उल्टा है। कैसे? देखो, अगर सिंपैथेटिक का सिग्नल एलिमेंट्री कैनाल को आया तो एलिमेंट्री कैनाल की एक्टिविटी कम होती है, मतलब वही एड्रेनालिन एलिमेंट्री कैनाल पर क्या काम करेगा? इनहिबिटरी काम करेगा। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक का सिग्नल आया इंटेस्टाइन को और इंटेस्टाइन की एक्टिविटी बढ़ गई, इसका मतलब एसिटाइल कोलिन इंटेस्टाइन पर क्या करता है? एक्साइटेटरी काम करता है। इसका मतलब ये है कि वही एसिटाइल कोलिन एक्साइटेटरी इंपल्स का काम करवाएगा कहाँ? इंटेस्टाइन पर, और वही एसिटाइल कोलिन इनहिबिटरी का काम करेगा कहाँ? हार्ट के सरफेस पर। अच्छा, एड्रेनलिन देख लो, एड्रेनलिन हार्ट के लिए क्या है? एक्साइटेटरी है, लेकिन इंटेस्टाइन के लिए क्या है? इनहिबिटरी है। इसका मतलब है कि कोई कहीं एक्साइटेटरी होगा और कहीं क्या होगा? इनहिबिटरी होगा। तो हम लोगों के शरीर में जितने न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं उसमें से कुछ केवल एक्साइटेटरी होते हैं, कुछ केवल इनहिबिटरी होते हैं, और कुछ एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों होते हैं। एक आखिरी सवाल, हमारे शरीर में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं? तो हैं तो बहुत सारे, सारे हमको पता भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी 4 नाम याद रखोगे। जैसे एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, एक एड्रीनलिन है, एक है ग्लाइसिन और एक है गाबा। इन 4 के नाम याद रखिएगा। इसमें से मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? तो आंसर क्या देंगे? एसिटाइल कोलिन। तो जरा 3-4 लाइनें लिख लीजिए, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। यहां साइड में लिखिए, न्यूरोट्रांसमीटर, और 4 नाम हम लिख रहे हैं, लिख डालिए। एसिटाइल कोलिन, एड्रेनलिन, ग्लाइसिन और गाबा। गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड फुल फॉर्म है, लेकिन फुल फॉर्म न जानिए, ये याद रखिए। ये दोनों की खास बात ये है कि ये एक्साइटेटरी भी हैं और इनहिबिटरी भी हैं, लेकिन ये दोनों केवल और केवल इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है। ठीक बात। दूसरा, एक बीमारी है एल्जाइमर। क्वेश्चन आया था, एल्जाइमर डिजीज एसोसिएटेड विद व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर? तो ये किससे जुड़ा मसला है? एसिटाइल कोलिन। एसोसिएटेड विद एक मोस्ट कॉमन न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा है? तो आंसर देंगे एसिटाइल कोलिन। टी ओपन करो। एनसीईआरटी
ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स लिखा है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू ए जंक्शन का नाम। किसी एक साइनेप्स की बात करें तो कब बनेगा, तो मेम्ब्रेन होगी किसकी और किसकी, उसके बीच हो सकता है या हो सकता ना हो, क्या, सेपरेटेड बाय गैप। और गैप का नाम, देयर आर टू टाइप ऑफ साइनेप्स, एक का नाम इलेक्ट्रिकल और एक का नाम केमिकल। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस की खास बात क्या है, देखो लिखा है प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बहुत करीब हैं, एक ऑप्शन। इलेक्ट्रिकल करंट कैसे फ्लो करेगी, डायरेक्ट, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, एक क्रॉस साइनेप्सिस। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स क्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कहाँ हो रहा हो, एक्जान की लंबाई पर। इम्पल्स ट्रांसमिशन क्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस हमेशा क्या होगी, फास्ट। किससे, केमिकल। बस खास बात है ये क्या है, रेयर। एक केमिकल साइनेप्सिस क्या है, तो मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन सेपरेटेड बाय, हाईलाइट करिए, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, नाम क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। कह रहा डू यू नो हाउ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट इम्पल्स क्रॉस साइनेप्टिक क्लेफ्ट, कैसे पहुंचेगी, तो नहीं जानते हैं, अब जानेंगे। केमिकल, इसका नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। केमिकल इन्वॉल्व है, इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया, केमिकल साइनेप्सिस। लिखा है एक्जान टर्मिनल में क्या पाए जाएंगे, वेसिकल भरा क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। जब इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल कहाँ पहुंचेगा, एक्जान टर्मिनल पर पहुंचेगा, तो ये स्टिमुलेट करेगा मूवमेंट ऑफ किसको, साइनेप्टिक वेसिकल, किधर की तरफ, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करते ही टूट जाएंगे। डायग्राम देख लें, ये देखिए मेम्ब्रेन फ्यूज हो रही, तो क्या रिलीज हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर, और ये क्या है, रिसेप्टर। और रिलीज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, कहाँ रिलीज करेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के साइनेप्टिक फ्लूइड में। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये बाइंड करेगा कहाँ, अपने रिसेप्टर से, और रिसेप्टर है कहाँ, एक बार नीट में आ चुका है, कहाँ है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे ही बाइंडिंग होगी खुल जाएंगे क्या, आयन चैनल। कौन सा आयन चैनल खुलेगा, सोडियम चैनल। तो एंट्री होगी आयन, और एंट्री का मतलब इनफ्लक्स, और इसका रिजल्ट है जनरेट क्या, न्यू पोटेंशियल। और जनरेट कहाँ करोगे, जो न्यू पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो कैसा होगा या कैसा होगा, इनहिबिटरी, किस पर डिपेंड करेगा, है न्यूरोट्रांसमीटर। हेडिंग डालिए सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। बस इंट्रोडक्शन भर का, इसका ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ब्रेन अगले लेक्चर पर पढ़ाएंगे। सुन लीजिए क्या है, हम लोगों के न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। एनसीईआरटी ने पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताया, वही शुरू में जो लाइन बता दी, आगे कुछ नहीं दिया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। यहाँ जो कुछ भी सूचना केवल ब्रेन की है, स्पाइनल कार्ड के बारे में कुछ नहीं बताया है। लेकिन हम लोग स्पाइनल कार्ड के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, 4-6 पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। अच्छा, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम बना होता है नर्व का, कौन सी, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, उसके बारे में भी यहाँ कुछ नहीं दिया है। इस चैप्टर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम हेडिंग में केवल ब्रेन पढ़ाए हैं, बस हेडिंग खत्म कर दिए, चैप्टर ही खत्म हो गया है। लेकिन हम लोग ब्रेन के बाद थोड़ा सा क्या पढ़ लेंगे, स्पाइनल कार्ड, और 2-4 पॉइंट स्पाइनल नर्व और 2-4 पॉइंट क्रेनियल नर्व का। तो मेन हेडिंग डालें सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और इसके 2 एरो कर दीजिए, 2 एरो कर दीजिए, एक का नाम ब्रेन और एक का नाम स्पाइनल कार्ड। इस चैप्टर में सिर्फ ब्रेन ही बताया है, स्पाइनल कार्ड का कुछ नहीं बताया है, इतना कुछ नहीं बताया है। हेड ब्रेन
और ब्रेन का इंफॉर्मेशन जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया वो पढ़ लेते हैं। देखो क्या दिया है, अभी सुने फिर लिखेंगे। सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि अगर यहाँ टच करते हैं तो इंफॉर्मेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आती है। लाने वाले आएफरेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो भी सूचना आ रही उसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करता है कि उसने किया कि हाँ ये पढ़ाने के लिए टच किया है, किसी अनजान व्यक्ति ने टच नहीं किया है, तो इस यहाँ प्रोसेसिंग हो गई। ये ठीक है पढ़ाने के लिए टच किया है, इस हाथ को कोई आदेश नहीं आया, लेकिन कोई अनजान आदमी हाथ टच कर देगा तो तुरंत फिर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ से आदेश इस हाथ को आएगा कि या तो गाल पे मार दीजिए, या तो पैर को भी वहां से आदेश आ जाएगा पैर भी मार दीजिए। अब ध्यान सुनिएगा, टच करने के बाद प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग तय करती है कि हमको रिस्पांस क्या देना है। तो प्रोसेसिंग होती कहाँ है, तो प्रोसेसिंग होती है सीएनएस पर। अब सीएनएस पर दो जगह होती है, कहाँ, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो मेन प्रोसेसिंग सेंटर कौन सा है, तो आंसर देंगे ब्रेन। तो ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। अब जब प्रोसेसिंग करेगा तो वहां से आदेश रिलीज करेगा, तो आदेश से क्या करेगा, कमांड, और फिर क्या करेगा, कंट्रोल। बताओ क्या 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 और क्या क्या कंट्रोल करते हैं, तो सब कुछ तो कंट्रोल करते हैं। जैसे कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो ब्रेन कंट्रोल में ना हो, जो भी नाम लो कंट्रोल करते। जैसे जानबूझकर काम करते चलते फिरते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट कौन करेगा, ब्रेन। हमारे बॉडी का बैलेंस कौन बनाएगा, ब्रेन। जितने इनवॉलेंट्री ऑर्गन हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग, सबको कौन कंट्रोल करेगा, ब्रेन। बॉडी टेम्परेचर कौन करेगा, ब्रेन। भूख लगेगी ब्रेन लगवाएगा, प्यास लगेगी ब्रेन। 24 घंटे की रिदिम, 24 घंटे की रिदिम, 24 घंटे में हमारे बॉडी की एक्टिविटी चेंज होती है। सुबह हम लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं, शाम तक थोड़ा सुस्त हो जाते हैं, ये एक्टिविटी कौन कराएगा, ब्रेन। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड किसके कहने से काम करेंगे, ब्रेन। इवन हमारा बिहेवियर भी कहां से आएगा, ब्रेन। यहां प्रोसेसिंग किस 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 की करेंगे, सबकी करेंगे। देखो, जो देखोगे उसकी प्रोसेसिंग, क्या देखा उसको पहचानोगे ना, प्रोसेसिंग होगी। जो सुनोगे उसकी, उसके बाद बोलना भी तो है उसकी, फिर याद भी रखना है। बुद्धिमानी, आपके इमोशन और आपके विचार, इन सब की प्रोसेसिंग कहां होगी, सीएनएस। लिखो, हेडिंग डालिए ब्रेन, और मैं जैसे बोल रहा हूं ऐसे 3-4 पॉइंट लिख लेने बस। लिखिए पहला लाइन, ब्रेन इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। नई लाइन से लिखिए, इसी में से लिखना है, नई लाइन से लिखिए, ब्रेन एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इस पैराग्राफ से अभी तक कभी कुछ नहीं पूछा गया, अभी लिखो अभी भूलो। एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। नई लाइन से अगला ऐसे लिखिएगा, ब्रेन कंट्रोल, और उसके नीचे एरो कर दीजिएगा। और अगर के यहां से ऐसे ऐसे लिखेंगे, ब्रेन कंट्रोल, एरो करके ऐसे ऐसे लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, तो ऊपर से नीचे लिखना। पहला डॉट के सामने ये लिखिए, वॉलेंट्री मूवमेंट। यहां से लिखो ब्रेन कंट्रोल। ब्रेन क्या क्या कंट्रोल करेगा, पहली बात क्या, वॉलेंट्री मूवमेंट। दूसरी बात, ऊपर से नीचे ही लिखिएगा, बैलेंस ऑफ बॉडी। तीसरी बात, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन। अगली बात, थर्मो रेगुलेशन।
अगली बात, हंगर एंड थ्रस्ट। अब कलर बदल के लिखिएगा, सर्केडियन या 24 आवर रिदम। ये टिक कर लीजिए, यही एक सवाल है जो एग्जाम में आ सकता है। अगली बात, एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। और सबसे लास्ट में ह्यूमन बिहेवियर। कितनी चीजें कंट्रोल करता है, तो इतनी चीजें कंट्रोल करता है। कभी एग्जामिनर आपसे लिस्ट नहीं बनवाएगा, इसमें एक ही क्वेश्चन है जो आपके काम का है, वो ये है सर्केडियन रिदम। ये क्या है? ये 24 आवर रिदम है, ये शब्द आपके काम का है। अच्छा, लिख लिया यहां तक। ब्रेन कौन कौन सी चीजों की प्रोसेसिंग करेगा? तो नई लाइन से लिखना है, अगर यहां तक हो गया हो तभी बोलें, नई लाइन से लिखेंगे। ब्रेन साइट है, देखिए ब्रेन इज साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ, और जैसे लिखा वैसे लिख डालेंगे, ऐसे लिखेंगे ब्रेन इज साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ, ये पूरी लाइन जैसे लिखी ऐसे लिख लेंगे यहां तक। इस पूरे पैराग्राफ से अभी तक कभी भी कुछ नहीं पूछा गया। क्यों? जब एग्जामिनर इस पेज पर आ जाता है तो उसको और अच्छी अच्छी चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं, तो कहता लाओ पहले वो पूछ ले, हमेशा ये छूट जाता है। 3 लाइनें और पढ़ लेंगे, बस इतना। लिखने के बाद ये हेडिंग डाल लीजिए, क्रेनियल मेनिंजेज। क्रेनियल मेनिंजेज। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए।
हम लोगों का ब्रेन कहाँ रखा है? तो हम लोगों का ब्रेन रखा है स्कल या क्रेनियम भी कह सकते हैं। स्कल या क्रेनियम टफ बोन है और इसी से बढ़िया वेल प्रोटेक्टेड है। तो हम लोगों का ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड है किससे? स्कल या क्रेनियम से। लेकिन नेचर ने कुछ और व्यवस्था की है। ये है स्कल और ये है ब्रेन, उसके बीच में जगह खाली है। तो ब्रेन के बाहर 3 लेयर पाई जाती हैं, जिसमें एक लेयर का नाम ड्यूरा मैटर, एक का नाम एरेक्नोइड मैटर और एक का नाम पाया मैटर। ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर तीनों को मिला करके क्रेनियल मेनिंजेज कहते हैं। तो हम लोगों के ब्रेन के प्रोटेक्शन में क्रेनियम तो है ही, साथ में क्या है? क्रेनियल मेनिंजेज भी हैं। एक क्वेश्चन, ये है ब्रेन, ये है स्पाइनल कार्ड, ये है स्कल और ये है क्या? वर्टिब्रल कॉलम। तो स्कल के नीचे एक बड़ा सा छेद होता है जिसका नाम फोरामेन मैग्नम है। ये लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ बॉडी है और इसी से स्पाइनल कार्ड निकल के कहाँ आती है? वर्टिब्रल कॉलम में आती है। ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर में एक एक सवाल है केवल। ड्यूरा मैटर सबसे बाहर की है, एरेक्नोइड मैटर बीच की है और पाया मैटर सबसे अंदर की है। इतना बाहर की है कि ये किससे अटैच होती है? क्रेनियम। तो अगर हम लोग क्रेनियम हटाएं तो उसी के साथ क्या निकल आएगी? ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के नीचे मिलती है बहुत पतली मिडिल लेयर, नाम क्या? एरेक्नोइड मैटर। और सबसे अंदर मिलती है क्या? पाया मैटर। यही वो लेयर है जो किससे अटैच है? ब्रेन की सरफेस। यहां देखो, ये है पाया मैटर और ये है ब्रेन। तो ब्रेन और पाया मैटर ऐसे अटैच हैं, लेकिन कुछ जगहों पर क्या होता है? ब्रेन और पाया मैटर ऐसे हो जाते हैं। जैसे ये ब्रेन है, ये पाया मैटर, ये ऐसे हो जाएंगे। तो कुछ जगहों पर ब्रेन और पाया मैटर इंटरडिजिटेट, आपस में उलझ जाते हैं। इस जगह का नाम कोरॉइड प्लेक्सस होता है और यही वो जगह है जहां बनता है CSF। नाम सुने हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कहां भरा होता है? इसी ब्रेन के अंदर। यहां भरा होता है और कहां भरा होता है? तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर क्या भरा होता है? CSF। और वो आता कहां से है? कोरॉइड प्लेक्सस। बनता कैसे है? पाया मैटर और किसके? ब्रेन के अटैचमेंट से। तो कुछ जगहों पर पाया मैटर और ब्रेन इंटरडिजिटेट करते हैं, उस जगह का नाम कोरॉइड प्लेक्सस और वहां बनता क्या है? CSF। जरा इतना बढ़ा लीजिए। तो अगले लेक्चर पर हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन का स्ट्रक्चर और ब्रेन का फंक्शन। 1 मिनट रुके रहो, एनसीईआरटी 2 लाइनें पढ़ लेते हैं मंज वाली। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे ही कुछ खींच दिए हैं यहाँ, है ना? ऐसे नहीं खींचे थे। पढ़ा लिया? बस यहां से 2 लाइनें केवल, 3 पढ़नी है ये। ह्यूमन ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड बाई स्कल, इनसाइड स्कल ब्रेन कवर्ड बाई किससे? क्रेनियल मेनिंजेज, जिसमें बाहर की तरफ ड्यूरा मैटर और बहुत पतली मिडिल लेयर एरेक्नोइड मैटर और इनर लेयर का नाम क्या? पाया मैटर। और यही वो है जो किसके कांटेक्ट में है? ब्रेन के टिश्यू। यहां तक पढ़ाया है। अगले लेक्चर पर ये डायग्राम बनेगा और अगले लेक्चर पर स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ब्रेन। बस आज इतना ही।